नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेड के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न करेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्जाम हुए उन सभी जो है पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 20 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपके 80 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न, उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए, और वीडियो देखने के बाद आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एफटीपी का क्या मतलब होता है? तो एफटीपी जो है एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, जिसका मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ज्यादा जो बड़े साइज की जो फाइलें होती है इंटरनेट पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो है एफटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो आपका जब आप ईमेल भेजते हैं तो ईमेल की जो एक लिमिट होती है कि उसके अंदर जो आप मैक्सिमम 25 MB तक की जो फाइल है वो उसको अटैच करके उसके साथ में अटैचमेंट में जो है 25 MB तक की फाइल जो है ईमेल के साथ में भेज सकते हैं। तो जब हम ईमेल भेजते हैं तो उस समय हम SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें आप जो है कम डेटा की फाइलों को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन FTP के माध्यम से जो है हम बड़े साइज की जो फाइलें होती है, जैसे पूरी जो मूवी होती है आपकी, इस तरह की जो फाइलों को जो है ट्रांसफर करने के लिए हम FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, HTTP क्या होता है? तो HTTP जो है एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट पर जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आपको केवल दो तरह की वेबसाइटें देखने को मिलती हैं प्रोटोकॉल के अनुसार। तो प्रोटोकॉल के अनुसार कुछ इस तरह से, एक होता है आपकी HTTP और दूसरी होती है HTTPS। जब भी किसी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो उस वेबसाइट का जो होम पेज होगा, होम पेज पर जाने पर आप उसका जो URL जो था, उसका जो लिंक होता है उस वेबसाइट का मेन पेज का, वो URL आप देखिएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा HTTP, उसके बाद // और फिर www.abc.com। ठीक है, कुछ भी वो वेबसाइट हो सकती है। तो इस तरह की जो वेबसाइट होती है जहां पर केवल HTTP प्रोटोकॉल होता है, तो वो जो वेबसाइट होती है वो अनसिक्योर होती है। वहां पर कभी भी आपको जो अपनी जो पासवर्ड है, अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है आपको HTTP प्रोटोकॉल वाली वेबसाइट पर इनपुट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो आपका डेटा वो हैक किया जा सकता है हैकर्स के माध्यम से। इसके अलावा जो दूसरी वेबसाइट होती है, जो होती है आपकी HTTPS, ठीक है, इसके साथ में S भी लगा दें तो ये जो प्रोटोकॉल, ये दूसरा प्रोटोकॉल बन जाता है। ठीक है, उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, उस S का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट सेल। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो भी डेटा आप इनपुट करेंगे, आपका जो डेटा है वो जो सर्वर पर जाएगा वो सिक्योर होकर के जाएगा। तीसरा प्रश्न है, MS वर्ड में किस फंक्शन के माध्यम से हम एक ही लेटर को एक से अधिक व्यक्तियों को भेज सकते हैं? तो MS वर्ड जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है मेल मर्ज के लिए। जितनी भी कंपनियां होती हैं जो ईमेल मार्केटिंग करती हैं, तो वहां पर क्या है कि जो एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, एक नोट टाइप करती हैं, और वो एक ही डॉक्यूमेंट जो है अपने बहुत सारे यूजर्स को, एम्प्लॉय को, कस्टमर को भेजना होता है। तो वो क्या करती है, वो अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग टाइप नहीं करती, वो मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल करती है, जिसके माध्यम से जो हम एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। चौथा प्रश्न है, इनमें से किसमें डीवीडी से अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है? यानी कि जो आपकी डीवीडी होती है, जिसे हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं, उसके अंदर हम जो है कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? उसके अंदर हम 4.7 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा ऐसा मेमोरी स्टोरेज है जिसके अंदर जो है हम 4.7 GB से अधिक डेटा स्टोर कर सकते हैं? तो डीवीडी जो है उसकी खोज की गई थी सन 1995 यानी कि 1995 में। सोनी, फिलिप्स, तोशिबा, ये वो कंपनियां थी जिन्होंने जो है डीवीडी को बनाया था। उसके बाद बात कर रहे थे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, जैसे कि सीडी है, सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी के हम जो अंदर जो है हम 700 से लेकर 800 MB तक का जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं, तो ये तो उत्तर नहीं है। ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो है मैक्सिमम जो है बहुत ही कम MB के अंदर जो डेटा स्टोर किया जा सकता है, GB तक ये पहुंचता ही नहीं है, 1.44 MB तो इतना ही होता है। ऑप्शन सी है ब्लूरे डिस्क। जो आपकी ब्लूरे डिस्क होती है उसके अंदर हम मैक्सिमम 25 GB तक का जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ब्लूरे डिस्क में हम डीवीडी से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, मॉडेम का क्या कार्य होता है? तो जो आपका मॉडेम होता है, मॉडेम का फुल फॉर्म होती है आपकी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, और इसका जो काम होता है वो क्या होता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये इसका काम होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ये क्या करता है, जो आपके एनालॉग सिग्नल होते हैं, जो मोबाइल फोन, टेलीफोन लाइन के अंदर जो सिग्नल जो है वायर के माध्यम से क्रॉस करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, वो सिग्नल जो है एनालॉग होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टाइप। इसके
इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर होता है वो एनालॉग सिग्नल को नहीं समझता है, वो समझता है केवल डिजिटल सिग्नल को, जो कि आपके 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। तो ये मॉडेम क्या करता है, उन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, ठीक है, कंप्यूटर की तरफ भेजता है, और कंप्यूटर जब आउटपुट देता है इस मॉडेम को, तो वो क्या करता है, उस डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। छठा प्रश्न है, एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, यानी कि वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, किसी भी वेबसाइट पर आप जाते हैं तो उसका सबसे पहला जो पेज होता है वही उसका मुख्य पृष्ठ यानी कि मेन पेज होता है, और उस पहले पेज को हम जो है होम पेज बोलते हैं, जिस पर आपको सारे के सारे वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी, उसका अबाउट सेक्शन वो किस बारे में है, उस पर किस किस प्रकार का जो कंटेंट आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाए, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके मेन पेज पर होती है। सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर का आईक्यू होता है, तो कंप्यूटर का आईक्यू यानी कि कंप्यूटर के अंदर कितना दिमाग होता है, तो रियलिटी तो यही है कि कंप्यूटर के अंदर जो है उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो बिल्कुल 0 होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है खुद से प्रोग्राम नहीं हो सकता। व्यक्ति जो है, इंसान जो है, वो कंप्यूटर को प्रोग्राम करता है, जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है, और जो उसका हार्डवेयर सिस्टम होता है उसके अंदर उसको इंस्टॉल करता है, तब जाके जो कंप्यूटर है बनता है। और यूजर जब उसको जो है कुछ भी काम करने के लिए जो है इस्तेमाल करता है, प्रोग्राम बनाता है, तो वो यूजर जब उसको इनपुट देता है तभी जो कंप्यूटर उसको आउटपुट निकाल के देता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ भी काम नहीं करता है, तो सबसे पहले तो मनुष्य को ही उसे जो है बनाना पड़ता है। तो इसलिए जो कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल होता है वो 0 यानी कि 0 होता है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो जो डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जो आप बटन टाइप करते हैं, तो आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल, जो अभी आप आदेश दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो कीबोर्ड के माध्यम से दिया जा रहा है, ठीक है। कीबोर्ड के माध्यम से आप नाम लिखते हैं तो जो है इनपुट जा रहा है प्रोसेसर को, और आपकी जो मॉनिटर स्क्रीन है उस पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो आपका कीबोर्ड है वो एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और जो स्पीकर है, ठीक है, जिसमें आप म्यूजिक सुनते हैं, ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। नौवां प्रश्न है, रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा रैम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 10वां प्रश्न है, एक सूत्र प्रवेश करने से पहले उपयोग किया जाने वाला गणितीय चिन्ह कौन सा है, यानी कि एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल के अंदर जब भी कोई फार्मूला आप जो है इनपुट करते हैं, डालते हैं, तो फार्मूला शुरू करने से पहले आप किस सिंबल का इस्तेमाल कर दें, तो उस समय जो हम इक्वल यानी कि बराबर के निशान का जो है इस्तेमाल करते हैं जब भी हम कोई फार्मूला एक्सेल के अंदर सेल में लिखते हैं। 11वां प्रश्न है, इनमें से किस डिवाइस के द्वारा डॉक्यूमेंट या इमेज को डिजिटल फॉर्म में स्कैन किया जाता है, तो स्कैन करने का काम कौन करता है, स्कैन करने का काम करता है आपका स्कैनर। ये क्या करता है, जो आपके हार्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, आपका फोटो हो सकता है, कुछ भी आपके नोट्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती है, वो सब क्या प्रिंटेड आउटपुट है और हार्ड में आपके पास हार्ड कॉपी में है, तो ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। तो ये कौन सा डिवाइस आपका स्कैनर है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है, लाइट पेन भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को किस मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जब भी कोई डेटा स्टोर होता है या फिर कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी 0 और 1। और 0 और 1 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके बाइनरी नंबर होते हैं, जिसे हम जो है मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टीसीपी एक डैश है, तो टीसीपी क्या होता है, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो क्या है, एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ये क्या है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है ये। अगला प्रश्न है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था, तो जो आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, उनके अंदर जो है टेक्नोलॉजी के तौर पर जो है वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा जो आपके दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर की जो खोज हुई थी वो सन 1947 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी आईसी। जो आपकी आईसी है उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी जैक किल्बी ने, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि आपकी तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें इस्तेमाल की गई थी। अगला प्रश्न है, ऑक्टेल नंबर का आधार डैश है, यानी कि जो आपका ऑक्टेल नंबर है उसका बेस क्या है, ठीक है। तो जो आपके नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपका बाइनरी नंबर है, ऑक्टेल नंबर है, हेक्साडेसिमल है, ठीक है, या फिर डेसिमल नंबर होता है, तो इनका जो है बेस अलग अलग होता है। जैसे जो आपका बाइनरी नंबर होता है उसमें आपने देखा केवल 2 ही अंक होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1, ठीक है। तो जब उसमें 2 अंक है तो उसका जो बेस है वो कितना होगा, उसका बेस होगा 2, यानी कि जो आपका बाइनरी नंबर है उसका आधार है 2,
ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी है 8, ठीक है। अब जो ऑक्टेल नंबर होते हैं उसके अंदर कितने अंक होते हैं, उसके अंदर होते हैं आपके 0 से लेकर के 7 तक के अंक, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऑक्टल के अंदर कितने अंक हैं, 8 अंक है, तो 0 1 है और 1 से 7 तक 7 है, तो हो गए टोटल 8 अंक। तो जो आपका ऑक्टल नंबर है तो उसका आधार कितना होगा, 8। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद आता है आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में क्या होता है, टोटल 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो डेसिमल नंबर का बेस कितना है, आधार कितना है, 10। उसके बाद आता है आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है। जो आपके हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उसका आधार कितना होता है, उसका आधार होता है 16। कैसे, 0 से 9 तक के अंक हो गए आपके 10, और उसके बाद जो आगे के बचते हैं बाकी के जो 6 अंक है वो होते हैं आपके ए से लेकर के एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, टोटल आपके 6 अल्फाबेट हो जाते हैं, इसलिए जो वो हेक्साडेसिमल बन जाता है। तो हेक्साडेसिमल का आधार नंबर आधार कितना है, बेस कितना है, उसका है 16। अगला प्रश्न है, डोस में कौन से कमांड से स्क्रीन क्लियर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली लाइन डिस्प्ले की जाती है। डोस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डोस जो वो भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर। इसमें क्या होता है, एक कमांड होती है, ठीक है, जिसका मतलब होता है CLS। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर आपने कुछ भी काम किया, ठीक है, बहुत सारे जो आपके कैरेक्टर है वहां पर आपको दिखाई देने लगे, वर्ड बहुत सारा है। अब हम चाहते हैं कि जब आपने डोस को ओपन किया था तो स्क्रीन बिल्कुल खाली थी, ठीक है, केवल आपको जो एक ही वर्ड वहां पर देखने को मिल रहा था, डायरेक्टरी का नाम, जैसे कि C डायरेक्टरी या D डायरेक्टरी, जब आपने उसको ओपन किया था। तो अब अगर आप CLS टाइप करके एंटर बटन पर प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, खाली हो जाएगी, आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर डोस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर वेबसाइट का एक विशिष्ट पता होता है जिसे डैश कहते हैं, यानी कि इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उसका लिंक यानी कि उसका URL कहते हैं। और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटरी। तो ये क्या होता है, ये किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है और एड्रेस को हिंदी में पता बोलते हैं, ठीक है। और TCP का मतलब आप सब जानते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है। तो MS एक्सेल के अंदर जब भी कोई फाइल आप सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .xls, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। इसके अलावा जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होती है MS वर्ड के अंदर, जो फाइल सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम होता है .doc। और अगर आप नोटपैड के अंदर कोई फाइल सेव करते हैं जिसके अंदर जो आप कोडिंग भी कर सकते हैं, HTML वेबसाइट वेब पेज बनाने के लिए कोडिंग करते हैं नोटपैड में, तो उस फाइल, उसके अंदर जो भी फाइल हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .txt, अगर नोटपैड की कोई फाइल है तो। और एक्सेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, इस नाम की कोई भी फाइल नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए इनमें से कौन से शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। तो स्लाइड आपकी कहां पर होती है, स्लाइड होती है हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर हम जो है प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और स्लाइड भी उसी में होती है। तो यहाँ पर जो है पावर पॉइंट के अंदर पूछा गया कि नई स्लाइड लेने के लिए, जो हम नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो नई स्लाइड इंसर्ट अगर आपको करनी है तो, यानी कि एक नया पेज लेना है एक तरह से, तो उसके लिए हम जो Ctrl+M शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे नई स्लाइड लेने के लिए। वहीं अगर हमें नई प्रेजेंटेशन ही नई तैयार करनी है तो उसके लिए हम Ctrl+N शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पहले से हमने कोई प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, हम उसके अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं या फिर उसको देखना चाहते हैं, तो उसको ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+O। इसके अलावा अगर हम कोई फाइल यानी कि कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं, अब हम उसको प्ले करके रन करके देखना चाहते हैं कि वो कैसे काम करेगी, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो होती है आपकी F5। F5 में क्या होता है, आप किसी भी जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी वर्कबुक में खुलते ही मूलतः कितनी वर्कशीट होती है। तो जो आपकी वर्कबुक होती है वो क्या होती है, जब भी हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो हमें शीट दिखाई देती है सेल्स से बनी हुई, वो जो शीट होती है वो हमारी जो है वर्कशीट होती है। और जब भी हम उसको ओपन करते हैं MS एक्सेल को, तो वहां पर हमें डिफॉल्ट में नीचे की तरफ आपको उसके 3 नाम देखने को मिलेंगे, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। और ये उनके डिफॉल्ट नाम भी होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वर्कशीट होती है उसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो डिफॉल्ट नाम है शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। तो डिफॉल्ट होती है आपकी 3, तो इसका उत्तर तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन ए है, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपकी जो वर्कबुक होती है वो क्या होती है, वर्कशीट का जो समूह होती है, ठीक है। जो बहुत सारी वर्कशीट होती है, जब हम सेव करते हैं वर्कशीटों को, ठीक है, तो एक्सेल के अंदर, तो वर्कशीटों का जो समूह होता है उसे हम वर्कबुक
कहते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।